हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लिटरेचर गाइड। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज बाय वॉल्टर रेली। तो ये एक इंट्रोडक्शन वीडियो होने वाला है जिसमें हम ऑथर के बारे में पढ़ेंगे, किस टाइम पे उन्होंने ये लिखा था पोम, एंड जो इसमें रिदम पैटर्न यूज़ किया गया है। क्योंकि जो रिदम पैटर्न यूज़ किया है वो यूजुअल रिदम पैटर्न से हमारे डिफरेंट है काफ़ी, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। इमेजिन इमेजिन तुम एक बहुत पावरफुल आदमी हो। तुम एक नाइट हो, बहुत अमीर हो, फेमस हो और क्वीन के फेवरेट भी हो। तुम क्वीन के अंडर काम करते हो और तुम्हारे पास सब कुछ है। एक दिन तुम सडनली उठते हो और तुम्हें पता चलता है कि तुम्हारे पास जो भी था वो सब चला गया और तुम्हें मार दिया गया है। तो ये है हमारी लाइफ ऑफ वॉल्टर रेली। तो जो वॉल्टर रेली थे, सिंपली देखें तो वो एक इंग्लिश सोल्जर थे, एक्सप्लोरर थे और पोएट थे। वो क्वीन एलिजाबेथ वन के कोर्ट में काम करते थे, उनके अंडर काम करते थे। और जब वो कोर्ट में आए थे 1581 में, तो उसी टाइम पे क्वीन ने एक उन्हें पसंद करना शुरू कर दिया था क्योंकि उनका काम इतना अच्छा था। और बस 4 साल में ही उन्हें नाइट बना दिया गया 1585 में। तो जब वो नाइट बने और उनके पास पैसा भी आने लगा, फेम भी आने लगा, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अमेरिका में कॉलोनीज इस्टेब्लिश करने की ट्राई की, कॉलोनीज क्रिएट करने का, इंग्लिश कॉलोनीज अमेरिका में ट्राई किया। और इसी के थ्रू वो एक पार्लियामेंट के मेंबर भी बन गए। ठीक है, तो अब वो रिच भी थे, पावरफुल भी थे और उन्होंने कॉलोनीज भी क्रिएट करना शुरू कर दिया था। वो नाइट भी थे, तो उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। उन्होंने क्या किया, रेली ने एक लार्ज शिप बिल्ड की, एक बहुत बड़ा शिप बनाया और वो क्वीन को गिफ्ट में दे दी। उस क्वीन ने उसका नाम रखा था आर्क रॉयल। एंड उस शिप को, जो शिप थी, उसने लेटर इंग्लैंड की हेल्प की स्पेन से लड़ाई करने में। ठीक है, जब उनकी वॉर हुई थी तब उन्होंने शिप ने हेल्प किया काफ़ी। तो अब उनका सब अच्छा चल रहा था। बट एक दिन क्वीन एलिजाबेथ मर गई। ठीक है, वो 1603 में उनकी डेथ हो गई और फिर एक नया किंग आ गया पावर में, जो था जेम्स वन ऑफ इंग्लैंड। तो अब दिक्कत क्या आ गई, जो दिक्कत थी कि न्यू किंग जो था उसे रैली बिल्कुल ही पसंद नहीं था। ठीक है, तो एक क्या हुआ, रैली जो एक्सप्लोरर था, राइट, तो वो एक अपने एक्सपेडिशन कर रहा था और वो एक्सपेडिशन फेल हो गया। तो किंग को क्या आया, अब उसे तो रीज़न मिल गया कि भाई इसका एक्सपेडिशन फेल हुआ, हमारी मेहनत बेकार हो गई। तो उसने क्या किया, किंग ने रैली को एक टावर ऑफ लंदन था, उसके प्रिजन में डाल दिया। इन रिटर्न रेले ने क्या किया, जो रेले था उसने काफ़ी लेटर्स लिखे किंग को कि मेरे को माफ़ कर दो, मेरे से गलती हो गई। बट जो किंग था उसने रिफ्यूज़ कर दिया और फाइनली एंड में क्या हुआ, रेले को मार दिया गया गवर्नमेंट ने 1618 में। जो रेले थे उन्होंने काफ़ी फेमस पोम लिखी थी, सच एज द लाई, द निम्फ रिप्लाई टू द शेफर्ड एंड द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज, जो हम आज कवर करेंगे। तो simple words में, Walter Raleigh was a famous explorer and poet who worked for Queen Elizabeth I, but later went to prison and was executed under King James I. तो ये क्वेश्चन हमारे ऊपर आंसर है ऑलरेडी। ठीक है, अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा द एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री। तो एलिजाबेथन लिरिक पोइट्री क्या होता है, इसका बैकग्राउंड समझते हैं। तो एलिजाबेथन टाइम, जब एलिजाबेथ वन रूल कर रही थी इंग्लैंड पे, तो उन्होंने काफ़ी पोम्स लिखे, उस टाइम में काफ़ी पोम्स लिखे जाते थे। तो उसी लिरिक, जो पोएट्स थे वो काफ़ी लिरिक्स लिखते थे। तो लिरिक क्या होता है, एक लिरिक होता है शॉर्ट पोम जिसमें फीलिंग्स एक्सप्रेस हो रही होती है। तो अकॉर्डिंग टू रेजिनाल्ड वेरी, कोई है, तो उनके अकॉर्डिंग ये जो पोम्स थी इन्फ्लुएंस होती थी किससे, मेडिएवल सॉन्ग से, बैलेट से, फोक म्यूज़िक से और इटालियन रेनेसांस पोइट्री से। अगर आपको इसके बारे में नहीं पता, हमने प्रीवियस 2 वीडियो में इसके बारे में बहुत अच्छे से कवर किया है, तो यू कैन वॉच दैट। तो अकॉर्डिंग टू रेजिनाल्ड वेरी, जो ये लिरिक्स होते थे, जो शॉर्ट पोम्स होती थी जिससे फीलिंग एक्सप्रेस होती थी, ये इन चारों के थ्रू इन्फ्लुएंस थी। तो इसका मेन टॉपिक क्या होता था, जो एलिजाबेथन लिरिक्स होते थे, जो भी उस टाइम पे लिरिक्स लिखे जाते थे उसे एलिजाबेथन लिरिक कहा जाता था। तो ये मेनली अबाउट लव होते थे, प्यार के बारे में। बट प्यार एक सिंपल आदमी एंड एक लड़का और एक लड़की के बीच में वो रोमांटिक वाला प्यार इम्पॉर्टेंट नहीं है, मेनली वही नहीं होता है। प्यार में एक वो तो आता ही है कि किसी लड़की के लिए प्यार, बट प्यार नेचर के लिए भी आ सकता है, एनिमल्स, बर्ड्स, फ्लावर्स के लिए भी आ सकता है,
विलेज लाइफ, जो कंट्री लाइफ होती थी, उसके लिए भी आ सकता है, स्प्रिंग के लिए भी आ सकता है। तो ये जो पोम्स होती थी ये काफ़ी ब्यूटीफुल होती थी और पीसफुल लाइफ को डिस्क्राइब करती थी। अब एक क्वेश्चन आ जाता है कि सोनेट और लिरिक के बीच में डिफरेंस क्या होता है। तो 16th सेंचुरी में ना ये काफ़ी पोएटिक, दो लाइक बहुत मोस्ट पॉपुलर पोएटिक फॉर्म्स थे। जो भी लिख रहा था या तो वो एक सोनेट लिखेगा या तो वो एक लिरिक ही लिखेगा। तो सोनेट हमारा एग्जाम्पल हो गया एस्ट्रोफेन एंड स्टेला, जो हमने कवर किया था। उसमें क्या होता है, फ़र्क इतना है कि इसमें जो लैंग्वेज होती है वो काफ़ी फॉर्मल होती है सोनेट में, और ये मोर स्ट्रक्चर्ड होता है। और लिरिक में जो कि हमारा द पैशनेट मैन्स पिलग्रिमेज है, ये इसकी लैंग्वेज सिंपल होती है और जो रिदम होता है वो काफ़ी नेचुरल होता है। ठीक है, लिरिक में हमारा काफ़ी लाइक देयर इज समथिंग कॉल्ड स्प्रंग रिदम, एक स्प्रंग रिदम आता है एंड ये लिरिक्स में काफ़ी यूज़ होता है। इसके बारे में हम थोड़ा बाद में पढ़ेंगे जब हम रिदम्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो उस टाइम पे लाइक 16th सेंचुरी में, एलिजाबेथन टाइम में, जो पोम्स थे वो काफ़ी पैस्ट्रल लाइफ को डिस्क्राइब करते थे। अब पैस्ट्रल का मतलब क्या होता है? पैस्ट्रल लाइफ कहें तो सिंपल कंट्री साइड लाइफ विद नेचर एंड शेफर्ड्स। ठीक है, कोई सिटी लाइफ नहीं थी, कुछ पोल्यूशन नहीं था, कोई जॉब का दिक्कत नहीं, कुछ भी ऐसा स्ट्रेसिंग नहीं था, बस एक बहुत सिंपल लाइफ होती थी, नेचर होता था एंड शेफर्ड्स होते थे, एनिमल्स, एंड ऐसा बहुत सिंपल लाइफ रहना। तो स्कॉलर लुइस मॉन्ट्रॉस, जो एक मॉडर्न लिटरेरी स्कॉलर है और एक प्रोफेसर है हु स्टडीज रेनेसांस लिटरेचर, स्पेशली वर्क्स फ्रॉम द एलिजाबेथन पीरियड, वो ये कहते हैं कि ये जो टाइम था, एलिजाबेथन पीरियड वाला टाइम था, कि इट बिकेम द गोल्डन एज ऑफ पैस्टोरल पोइट्री। तो जो पैस्टोरल पोइट्री थी ये इस टाइम पे सबसे ज़्यादा लिखी गई थी और ये इस पोइट्री के लिए गोल्डन एज था। तो इसमें पोएट्स बस यही इमेजिन करते थे कि लाइफ बहुत पीसफुल है, पीपल अच्छे हैं और नेचर बहुत सुंदर है। एंड वो ये इमेजिन करते थे इवन दो जो मोस्ट पोएट्स होते थे ना वो सिटीज़ में रहते थे या फिर रॉयल कोर्ट में रहते थे, किंगडम्स में, बट वो यही इमेजिन करते थे कि वो कंट्री साइड कितना ब्यूटिफुल और सिंपल है। तो Elizabethan lyric poetry was influenced by songs and Renaissance poetry. It mainly focused on love, nature, and pastoral life. Compared to Petrarchan sonnets, lyrics used simpler language and natural rhythm, and they often described an ideal countryside world. तो ये हमने डिस्कस कर दिया। ये एक अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डिड द colonial expansion during the last decade of the 16th century influence lyrics words? तो जो कॉलोनियल एक्सपेंशन था 16th सेंचुरी में, उससे क्या हुआ, उससे ना लाइक जो पोर्ट्स की इमेजिनेशन थी वो काफ़ी ब्रॉड हो गई। उन्हें न्यू लैंड्स देखने को मिले, ठीक है, न्यू लैंड्स देखने को मिले, कल्चर देखने को मिला एंड न्यू एक्सपीरियंस देखने को मिले। तो ये सब जब उन्होंने देखा तो उनकी लिरिक पोइट्री पे काफ़ी इन्फ्लुएंस पड़ गया थोड़ा। ठीक है, तो उन्होंने बस लव से ज़्यादा आगे बढ़ के उन्होंने अलग अलग थीम ऐड करने लग गए वो अपनी पोइट्री में, जैसे कि एडवेंचर, एक्सप्लोरेशन एंड वाइडर सेंस ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, वर्ल्ड के बारे में ही। और एट द सेम टाइम जो पोइट्स थे वो कंट्री साइड और नेचर को इवन मोर आइडियलाइज करने लग गए, वो पैस्टोरल लाइफ को और आइडियलाइज करने लग गए, पैस्टोरल लाइफ। तो ये कंट्रास्ट क्रिएट हो गया कि कि अभी उस टाइम पे कितना पॉलिटिकल ग्रोथ चल रहा था, इकोनॉमिक ग्रोथ चल रहा था उस टाइम पे, एंड जो ये लिरिक पोइट्री थी ये एकदम पैस्टोरल लाइफ को डिस्क्राइब कर रही थी कि यहाँ पे कुछ ग्रोथ नहीं है, बस पीसफुल सिंपल नेचर है। तो ये जो तब जब हम दोनों लिरिक पोइट्री ने काइंड ऑफ एस्केपिज्म और अवेयरनेस को कि वो एस्केप कैसे कर रहे हैं सिचुएशन से, एंड जो चेंजिंग वर्ल्ड का अवेयरनेस है, उन दोनों को कंबाइन करके उन पोएट्स ने पोइट्री लिखना शुरू कर दिया। तो यही था कि जो कॉलोनियल एक्सपेंशन था उस टाइम पे पोएट्स को काफ़ी वो मिला, एक उन्हें वो देखने को मिला, नई चीज़ें देखने को मिली, जैसे न्यू लैंड, न्यू कल्चर, न्यू एक्सपीरियंस। तो उससे इंस्पायर होकर उन्होंने अपनी पोइट्रीज लिरिक वर्ड्स लिखना शुरू कर दिया। तो ऐसे ही उनका लिरिक वर्ड्स इन्फ्लुएंस हुआ था। अब हम डिस्कस करेंगे रिदम पैटर्न। ठीक है, तो एक रेगुलर रिदम क्या होता है? रेगुलर रिदम होता है जब बीट पैटर्न एकदम सेम रहता है हर लाइन में।
तो इट्स लाइक काफ़ी स्मूथ और एक गाने की तरह चलता है, सेम पैटर्न, टैटम टैटम टैटम। ठीक है, यहाँ पे इसके थ्रू हम इमोजी के थ्रू हम देख सकते हैं कि एकदम सेम है, बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा, एकदम सिंपल पैटर्न है। अब एक इरेगुलर रिदम क्या होता है? इरेगुलर रिदम मीन्स जब बीट में लाइक पैटर्न चेंज हो जाता है बीट का। तो कुछ लाइन में ज़्यादा स्ट्रेस हो सकता है, कुछ में कम स्ट्रेस हो सकता है, और जो पोम होती है उसकी एक फिक्स्ड बीट नहीं होती है, वो थोड़ा ऊपर नीचे ऐसे ऐसे होता रहता है। रेगुलर ऐसे चलता है और रेगुलर रिदम ऐसे चलता है, और ये वाला कभी थोड़ा स्ट्रेस्ड है, कभी स्ट्रेस्ड नहीं है, स्ट्रेस्ड है, कभी नहीं है, तो ये ऐसे ऐसे चलता रहता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है, जैसे गिव मी माई स्कैलप शेल ऑफ क्वाइट। तो यहाँ पे कुछ लाइंस में इरेगुलर रिदम हमें देखने को मिलेगा जब हम नेक्स्ट में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट पार्ट में। एंड इरेगुलर रिदम में जो रिदम होता है वो चेंज होता रहता है। ठीक है, यहाँ पे स्ट्रेट है, यहाँ कम है, यहाँ थोड़ा बेटर है पहले से, तो दिस इज इरेगुलर रिदम। तो स्प्रंग रिदम में क्या होता है? स्प्रंग रिदम जो होता है वो फोकस करता है स्ट्रॉन्ग बीट्स पे, मतलब कि स्ट्रेस्ड वर्ड्स। तो इसमें जो स्मॉल वर्ड्स होते हैं वो बीच में लाइक चेंज हो सकते हैं थोड़ा। तो फॉर एग्जाम्पल गिव मी माई स्कैलप शेल ऑफ क्वाइट। ठीक है, तो स्ट्रॉन्ग बीट यहाँ पे गिव में आ रही है, स्कैलप में आ रही है, स्कैल में, एंड क्वाइट का क्वाई उसमें आ रही है। तो वीक सिलेबल जो बीच में है, जैसे कि मी, माई, ऑफ, शेल ऑफ, ईट, तो ये सारे बीच में लाइक वेरी कर सकते हैं, कुछ ज़्यादा हो सकता है, कुछ कम हो सकता है, बट स्ट्रॉन्ग बीट्स रहना ये इम्पॉर्टेंट है। देन आता है हमारा, ये देखो यहाँ पे इसमें भी ना गिव, स्कैल, क्वाइट। देन आता है हमारा टर्जा रिमा। तो ये जो टर्जा रिमा है एक पोइट्री रिदम पैटर्न है क्रिएटेड बाय डांटे। तो ये जो था ये इन्होंने अपनी फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अपनी फेमस पोम में जो है डिवाइन कॉमेडी। तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? इसमें 3 लाइन स्टैंजा, जैसे कि हम टर्सेट्स कहते हैं वो कह सकते हैं, विद एन इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न। तो ये मैं समझाती हूँ क्या मतलब है। हमने राइमिंग पैटर्न देखा हुआ है कि कैसे होता है, ये हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था। इफ़ यू हैवंट वॉच्ड प्लीज़ गो वॉच दैट, तो एक क्लैरिटी मिल जाएगा। तो ये पैटर्न हमने देखा हुआ है, राइम पैटर्न क्या होता है। तो इसमें जो पैटर्न होता है वो होता है ABA, BCB, CGC, DED। तो फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं पेन, लव, गेन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ, ये हमारा A हो गया, ये हमारा B हो गया, ये हमारा फिर से A हो गया। ठीक है, तो हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? अब हमारा नेक्स्ट आएगा B। फिर हमारी नेक्स्ट लाइन आएगी जो हमारी राइम करेगी B के साथ। तो फॉर एग्जाम्पल क्लोव। ठीक है, लव एंड क्लव अगर देखा जाए तो ये फिर हमारा B के साथ राइम हो जाएगा। एंड देन फिफ्थ लाइन पे, ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 हो गया। फिफ्थ लाइन पे इंस्टेड ऑफ A अगेन एक न्यू लाइन आएगा C। तो क्लाउड। ठीक है, अब ना तो ये पेन से मैच कर रहा है ना ये लव से राइम कर रहा है, तो ये हमारा हो गया C। एंड देन सिक्स्थ लाइन पे अगेन हमारा क्या आएगा? ठीक है, A B C B, तो यहाँ पे हमारा क्लव से मैच करता हुआ कुछ आएगा। तो इट्स लाइक इंटरलॉकिंग पैटर्न है एक। ठीक है, लाइन 1 है वो A हो जाएगा, लाइन 2 B हो जाएगा, जो लाइन 3 होगा वो A के साथ राइम करेगा, एंड अगले स्टैंजा में लाइन 4 जो है वो B के साथ राइम करेगा। लाइन 5 एक न्यू क्रिएट होगा जो कि C होगा। लाइन 6 फिर से B के साथ करेगा, एंड अगर हम देखा जाए तो फिर लाइन 7 C के साथ करेगा, एंड लाइन 8 एक न्यू बन जाएगा। तो ये ऐसा इंटरलॉकिंग पैटर्न चलता रहता है। जो द मिडल राइम जो होती है, जो मिडल का होता है वो नेक्स्ट स्टैंजा से कनेक्ट हो जाता है। तो पोएट्स इसे यूज़ क्यों करते हैं? इसे यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि एक फ्लोइंग रिदम क्रिएट करता है, मोमेंट को कंटिन्यू रखता है और एक जर्नी की फीलिंग देता है। दिस इज वाई डांटे
जो दांते हैं उन्होंने यूज़ किया था इसे डिवाइन कॉमेडी में, जो डिस्क्राइब करती है एक जर्नी ऑफ द सोल थ्रू हेल। तो एक सोल की जर्नी होती है जो हेल के थ्रू जाती है, ठीक है, हेल, पर्गेटरी एंड हेवन। तो ये डिस्क्राइब करने के लिए उन्होंने ये यूज़ किया था टेरेसा वर्मा का। So, in The Passionate Man's Pilgrimage, the poem does not perfectly follow Teresa Rema, like ये properly इसी को follow नहीं करता, but इसे resemble करता है in spiritual theme, क्योंकि it talks about death, the soul and the journey to heaven. तो ये इसे resemble करता है, perfectly follow नहीं करता. That is it. So, Teresa Rema is a poetic rhyme scheme of 3-line stanza with interlocking rhymes, ABA, BCB, CDC, CTC, and then DET. Okay, so invented by Dante and used in the Divine Comedy. तो यहाँ पे हमने देखते हैं रेगुलर रिदम सेम बीट पैटर्न, इरेगुलर रिदम बीट चेंज हो जाता है, स्प्रंग रिदम खाली स्ट्रॉन्ग बीट पे फोकस करता है, और एंड टेरेसा रिमा इंटरलॉकिंग राइम पैटर्न पे फोकस करता है। तो दिस वाज ऑल। अगर हम अपने लाइक BA इंग्लिश ऑनर सेकेंड सेमेस्टर का बुक देखेंगे जो इसका है, तो उसमें हमारा मेन जो लिरिक है वो स्टार्ट होने से पहले हमें इतना ही इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड किया था जो मैंने नोट्स में कन्वर्ट करके यहाँ पे कवर कर दिया है। तो वी हैव कवर्ड एवरीथिंग। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेन लिरिक पे आ जाएंगे एंड उसका मीनिंग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर इस वीडियो से आपको कुछ अंडरस्टैंडिंग मिली हो या पसंद आया हो तो मेक श्योर टू लीव अ लाइक, एंड if you have any questions, drop them down in the comments and I'll answer it. Again, thank you so much for watching and bye bye.